काबुल पर तालिबान का कब्जा हो या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों के पूल में नहाते हुए वो तस्वीरें जिनके वीडियो खूब वायरल हुए थे। इन घटनाओं को कुछ साल बीते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये हर साल कहीं ना कहीं से ये तस्वीरें फिर से सामने आ जाती हैं। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में सरकारें बदल चुकी हैं और बेदखली के पीछे हैं एक प्रदर्शन। नेपाल के पीएम ओली तो 2 दिन तक नहीं टिक पाए और इस्तीफा दे करके गुप्त स्थान पर चले गए। अभी भी नेपाल में बड़े पैमाने पर जनजीव प्रोटेस्ट की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही और आकलन तक अब तक नहीं हो पाया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों कुछ सालों के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह से अचानक युवाओं के आंदोलन की वजह से सत्ता में परिवर्तन हुए हैं, उसके पीछे कौन खड़ा है? ये कई बड़े सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एशिया के देश किसी ताकत के हाथ में कठपुतली बन चुके हैं जो अपनी उंगलियों पर इन देशों को नचा रहा है? इन देशों में जो भी सरकारें थीं वे पश्चिम विरोधी मानी जाती थी। वहीं इन सभी सरकारों का झुकाव चीन की तरफ था। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन होने में 3 महीने का वक्त लगा तो बांग्लादेश में सिर्फ 15 दिन। वहीं नेपाल में तो जंजीर ने 2 दिन के अंदर सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया। सोशल मीडिया से शुरू हुआ आंदोलन जब सड़कों पर आया तो कोई संभाल नहीं पाया। किसी विदेश की सरकार में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस आंदोलन को समझा पाती, बुझा पाती या फिर उसे खत्म करा पाती। सरकारों को संभलने का मौका नहीं मिला और तमाम मंत्री सड़कों पर खींच करके मारे गए। इन तमाम मंत्रियों और राष्ट्रपति भवनों में ऐसा तांडव मचाया गया जो सदियों तक याद रहेगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन है। टिकटॉक चीन का है, वहीं डिस्कॉर्ड, वाइबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी अमेरिकी है। ऐसे में सवाल उठता है किस तरह से सत्ता परिवर्तन कराने वाली ताकत अमेरिका में है या फिर रूस में या फिर चीन में, जिनकी वजह से यह सारा तांडव मचा हुआ है। काठमांडू के मेयर बालन शाह को पश्चिमी पत्रिका में साल 2023 में ही नेता घोषित कर दिया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल और बांग्लादेश समेत श्रीलंका की सरकारों का झुकाव चीन की तरफ था। राजपक्षे ने हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौंप दिया था, तो वहीं शेख हसीना चटगांव और मोंगला सी पोर्ट चीन को देने की तैयारी कर रही थी। नेपाल की ओली सरकार अपनी जमीन के जरिए चीन के पोर्ट को आने जाने का रास्ता देने वाली थी। गौर करने वाली बात यह है कि आंदोलन से 6 दिन पहले ही ओली चीन दौरे पर थे और विक्ट्री डे की परेड में शामिल होकर के लौटे थे। उस समय चीन को भी अंदाजा नहीं था कि नेपाल में क्या होने वाला है। यहाँ तक कि भारत की एजेंसियों को भी भनक नहीं लगी कि पड़ोसी देश में इतना बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। लेकिन इन तमाम मामलों के बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि AI, डीप फेक और एल्गोरिदम वाले इस युग में किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन अचानक हो सकता है। दिन में आंदोलन शुरू होगा और रात तक सत्ता बदल कर रख देगा। कट्टरपंथ, राजनीतिक ध्रुवीकरण और उकसावे को संभालना क्या अब सरकारों के लिए मुश्किल हो गया है? संभालना तो दूर, जिन संस्थाओं को बनने में सालों लग गए उन्हें मिनटों में तबाह करके जिस तरह से जिंजी ने अपनी ताकत दिखाई है वो कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या इन सोशल मीडिया वाले जमाने में इनको नजरअंदाज करना सरकारों को भारी पड़ सकता है। एक बात और, इनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता और इसके अलावा जिन देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है वहां की सरकारें प्रशासन के मामले में काफी ढीली थी, ये आरोप लगे। लेकिन बात वही है कि आखिर सरकारें चुनी किसने थी? इन्हीं युवाओं ने या इन्हीं युवाओं के माँ बाप ने? लेकिन युवाओं में बेरोजगारी का चरम पर झंडा उठा लेना, क्या ये सब कुछ अनायास था? वो भी एक साथ इतने लोगों का। इन तीनों ही देशों में भ्रष्टाचार चरम पर था। अफगानिस्तान की बात छोड़ दें तो पाकिस्तान और म्यांमार में अगर सेना हावी ना होती तो ऐसा ही कुछ वहां भी होने वाला था। भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और जनता के साथ एक रिश्ता कायम किया है और लगातार जुड़े रहते हैं। परीक्षा की बात से लेकर के तमाम मौकों पर वो सीधा संवाद करते हैं। ऐसे में सरकार को भी इस बात का अंदाजा रहता है कि युवा क्या चाहता है। हालांकि इन सब के पीछे एक बात और है, वो ये है गलत सूचना। दरअसल गलत सूचना ही सत्ता परिवर्तन की वजह बन जाती है और इन देशों में यही सारा सब कुछ सिस्टम को बिगाड़ने के पीछे बड़ी ताकत के तौर पर भी देखा गया। दरअसल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और वहाँ की हालातों को अगर गौर से देखें तो हालातों में कोई बदलाव नहीं है।
सिर्फ 19-20 का अंतर है, लेकिन अब वो आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए ये सारा सब कुछ एक खेल रचा गया था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही थी? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.